नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 9 जुलाई का करंट अफेयर। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपके स्टेट पीसीए एग्जामिनेशन और यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। देखिए, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक, और टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी लेनी है 8564880530 9696060689 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम पेड पीडीएफ की पिक्स देते हैं, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। बाकी टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और ओनली यूपीएससी करके आपका जो है डेडिकेटेड यूपीएससी का चैनल है। आज के हमारे जो टॉपिक्स यूपीएससी और प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो हैं ये वाले, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक, जिसमें कि आपका जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाली जो चीज़ है, कैबिनेट जो रिशफल हुआ है, इंडियन सोल्जर्स जो इटली में वर्ल्ड वॉर 2 में रिकॉग्निशन जो मिला है, नए गवर्नर्स बनाए गए हैं, मोदी जी ने नई मिनिस्ट्री बनाई है कोऑपरेशन की, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और बंगाल पासेस रेजोल्यूशन टू सेटअप जो है आपका वहाँ का लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि आपका विधान परिषद, तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी डिटेल में देखेंगे। देखिए, पहला टॉपिक जो हमारा है वो है कि द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीय सोल्जर्स ने, ठीक, वॉलंटरीली ब्रिटिशर्स की तरफ से जो एलाइज थे, ठीक, उनकी तरफ से जो है पार्ट लिया था। और 1, 2, 10, 12 हज़ार 5 हज़ार, मतलब 1 लाख नहीं, 20 लाख भारतीय सैनिकों ने पार्ट लिया था। बहुत बड़ा एक जो है भारतीयों की वहाँ पे ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है एक तरीके से लड़ाई करी थी, और आज तक रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, तो अब रिकॉग्निशन धीरे धीरे मिल रहा है। अभी इटली में जो है हमारा एक इंडियन आर्मी चीफ गए हुए थे, मनोज नारावने, इन्होंने वहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया आर्मी मेमोरियल एट कैसीनो इटली, ठीक, जो कि भारतीय जो सैनिक थे उनकी जो रिकॉग्निशन थी कि उन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइज, यानी कि ये ब्रिटेन जो था, आपका यूएसएसआर जो था, आपका यूएसए जो था, ठीक, इनकी तरफ से लड़े थे। किसके खिलाफ? आपका जर्मनी, इटली और आपका जापान, यानी कि एक्सिस पावर्स। क्या नाम था इनका? एक्सिस पावर्स, ठीक। तो ये वाली बात है, इनको कमेमोरेट किया गया। 3100 कॉमनवेल्थ सर्विसमैन जो है वहाँ पर उन्होंने पार्ट लिया था, लिबरेट किया था इटली को वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक। पहले इटली, जानते हो क्या, पहले इटली था एक्सिस पावर्स का था, इटली जर्मनी और जापान के साथ में था। फिर बाद में इटली जो है वो जब मुसोलिनी जब मर गए, मुसोलिनी उस समय थे, मुसोलिनी के जो है उसमें, तो ये इटली जो है इन लोग के साथ था, एक्सिस पावर्स के साथ था। लेकिन बाद में फिर जब ये हट गए तो फिर जर्मन के खिलाफ इन्होंने जो है मोर्चा खोल दिया था और इटली को फिर जो है लिबरेट कराने में मदद करी थी। ओके, 900 इंडियन थे सोल्जर्स इस पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ सर्विसमैन के, जो मतलब इनकी बटालियन थी उसमें, ठीक। हुआ क्या था वर्ल्ड वॉर 2 में? आपका देखो, मुसोलिनी इटली में था, नाजी जर्मनी आपको पता है हिटलर थे, और आपके जो 1940 1936 में 1939 से 1945 तक तो वर्ल्ड वॉर 2 चला था। तो एलाइज के खिलाफ थे ये लोग, एक्सिस पावर, जो मैंने आपको बताया। 43 में मुसोलिनी जो है ओवरथ्रोन हो गए, हटा दिए गए। उसके बाद जो इटली ने जर्मनी के खिलाफ ही धावा बोल दिया। अब इस इन्वेजन जो हुआ था इटली का, ठीक, बाय द एलाइज, ठीक। अब जब इटली एक्सिस की तरफ था, एक्सिस पावर्स की तरफ, एलाइज से लड़ रहा था, ब्रिटेन और इन सब की तरफ, तो एलाइज ने इनके ऊपर जब इन्वेजन किया इटली वालों के ऊपर, तो फिर उसके बाद जो है कुछ आर्मिस्टिस हो गया, मतलब कि आपका युद्ध विराम भी हो गया। लेकिन फिर भी इस बीच में क्या हुआ था कि काफ़ी यूके के जो नेशनल आर्मी म्यूजियम है उसने ये बताया है कि 2 साल तक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इटली जो है एक वॉर का बहुत बड़ा जो है एग्जॉस्टिंग कैंपेन था एलाइज पावर्स के लिए, ठीक। इतना आसान नहीं था। तो भारतीयों की जो आहुतियाँ हैं वहाँ पे जो एक तरीके छुप सी गई, और बल्कि लेकिन अब जो है धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की क्या भागीदारी थी? तो समझ लो, पहला जो हाफ था 1940 से 1945 तक जो है ब्रिटिश रूल था, और इंडियन आर्मी ने जो है आपका वॉर, दोनों ही वर्ल्ड वॉर में जो पार्ट लिया था,
और कंपरा इंडियन आर्मी, यूरोपियन सोल्जर्स दोनों लोग साथ में पढ़ते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भी जो है वो भी क्या है, इंडियंस और यूरोपियन सोल्जर दोनों को ही रिक्रूट करते थे। इंडियन आर्मी के करीबन जो है वर्ल्ड वॉर 2 में 20 लाख से ज़्यादा जो है इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने लड़ाई करी थी किसके खिलाफ? एक्सिस पावर, जर्मनी, इटली, जापान के खिलाफ। 1945 में एलाइज जब जीत गए, इटली में जो है लिबरेट हो गया, एडोल्फ हिटलर की जो है हत्या कर दी, मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया था। जब वो एडोल्फ हिटलर जो है डेड हो गए, तो इंडिया जो है कई सालों तक जो जब तक मतलब इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई, तो मतलब कुछ ही साल पहले तक जो है इंडियंस ने काफ़ी अच्छा वहाँ पे कार्य किया था। लेकिन जो है अब जो है रिकॉग्निशन दी जा रही है। मिलियंस ऑफ इंडियन पार्टिसिपेटेड जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और अभी जैसे कहा जा रहा है कि इन्फेंट्री डिवीज़न थी इंडियन आर्मी की, उन्होंने इटालियन कैंपेन किया था, वहीं जो अभी ऊपर बताया, तो उसमें 4th, 8वीं और 10वीं इंडियन डिवीजन्स थी। ठीक, वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ क्या था? देखो 1939 में चालू हुआ था, जर्मनी ने किसके ऊपर जो है हमला कर दिया था? पोलैंड के ऊपर। ठीक, 1945 तक चला था ये शुरुआत, मतलब पोलैंड से हुई थी, जर्मन ने वो कर दिया था अटैक हिटलर के नेतृत्व में। तो देखो ये वाला जो चीज़ हुई है, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडियन का क्या उसमें सहयोग रहा है, क्या मतलब पार्टिसिपेशन था, ये पूछेगा वहाँ पर। ठीक, मैं जो ये चीज़ बताता रहता हूँ ना, आप लोग देखना यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटरलिंक्ड नहीं है, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। यूपीएससी में भी पढ़ने वाले लोग हैं, वो रोज़ पढ़ते हैं। तो 1939 से 1945 तक चला था, और इसमें पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने पावर मतलब लिया था, भाग लिया था। 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने, 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोगों ने जो है इसमें लड़ाई मतलब भागीदारी करी थी। देखा जाए तो जो है 6 से 8 करोड़ लोग की जो है इसमें मृत्यु हो गई थी। 2 सितंबर 1945 को जब आखिरी में जब जो है कंक्लूड हुआ, तो 6 से 8 करोड़ तक लोगों की हत्या हो गई, और जो कि उस समय की जनसंख्या का, विश्व जनसंख्या का 3% था। ठीक, अब देखिए अभी जो न्यूज़ आई है, अब इसमें कैबिनेट रीशफल हुआ है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद, इसी को ही एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यकारिणी बोलती है, जो कि एक हिस्सा होता है आपका। कार्यकारिणी का क्या काम होता है? जो भी पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर यानी कि संसद हमारी जो लॉ बनाती है, उस लॉ को लागू करने का काम होता है कार्यकारिणी का, तो ये मिनिस्टर्स का। ठीक, और इस मिनिस्टर्स को जो है इस जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और ये सब लोग जो है प्रेसिडेंट के ही जो है प्रसाद प्रयत्न पे या फिर डॉक्टर ऑफ प्लेजर पे रहते हैं मिनिस्टर्स। ठीक, तो अभी क्या हुआ है कि हम लोग को अब इस वाली वजह से अब आप लोग को क्या करना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, या जहाँ पे भी आप पढ़ो वहाँ से इसको जरूर पढ़ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर आपको इसके साथ पढ़ना चाहिए, आर्टिकल नंबर 75, जिसमें वो कहते हैं ना कि टुगेदर वी स्विम टुगेदर वी सिंक, मतलब एक साथ तैरते हैं एक साथ डूबते हैं, वो सारी बात है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है लोकसभा को, और इन जनरल जो है आपका अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट का होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो है किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए। अब इसमें क्या सफल हुआ क्या नहीं हुआ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मंत्रालय चेंज हुए हैं इसमें, बस ये यहाँ पे दिया गया है कि 43 नए मिनिस्टर हैं, 15 तो कैबिनेट रैंक के हैं। ठीक है, और आपका अच्छा कैबिनेट वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में नहीं था, लेकिन फिर 44th जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उसने पहली बार कैबिनेट वर्ड को जोड़ा गया। ठीक, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे मान लीजिए ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा, तो उसमें कैबिनेट कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही मंत्री होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारे जो है कैबिनेट रैंक में आते हैं, थोड़ा सा ऊपर बोला जाता है। ठीक है, और इसमें 28 जो है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन इसको हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो कैबिनेट का अब नया कंपोजिशन है उसमें क्या है कि 12 SC में, अब देखो इलेक्शन आ रहे हैं और दो चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, एक तो इलेक्शन पे। ठीक, ये जो नया मंत्रिपरिषद को जो रिशफल किया गया उसमें इलेक्शन जो आ रहा है उसमें जातिगत तौर पे जो है बढ़ाए गए हैं। देखिए ये जो बात है हमें खाली एनालिसिस देखनी है, यहाँ पे ऐसे लिखने मत लगना कि हम जो है SC ST और इस तरीके से। ठीक, आप खाली ये लिख सकते हो कि देयर इज ए एनालिसिस दैट देयर आर सम, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है, सम इलेक्शन मिनिस्टर्स आर बेस्ड ऑन द कास्ट बेसिस, तो उससे इलेक्शन में जो है ताकि कास्ट के वोट लिए जा सके उसके लिए बनाए गए हैं।
और दूसरी चीज जो है कि जो अभी इनएफिशिएंसी दिखी थी कोविड के टाइम पे और बाकी टाइम पे, तो उसकी वजह से नए ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, पुराने जो लोग काम कर चुके हैं, आईएएस वाईएएस रह चुके हैं, और टेक्नोक्रेट्स भी आए हैं जो मतलब आईटी फर्म में अच्छा काम मतलब किया है उन लोगों ने, तो वो लोग भी आए हुए हैं इसमें। ठीक, तो एफिशिएंसी भी बढ़ाई जानी है गवर्नेंस की, और साथ ही साथ इलेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए किया गया है। और इसमें कई सारे लोग जो बड़े बड़े नाम थे उनको हटा दिया गया। अब आप समझ सकते हो आईटी मिनिस्टर जो थे, उन्होंने एक ये भी कहा गया है कि अननेसेसरी कई सारे जो है कंट्रोवर्सीज की गई, जैसे ट्विटर वाली जो है गवर्नमेंट वर्सेस ट्विटर वाली ये कैंपेन चल गई थी। ठीक, तो इन सबको कम करने का इसमें देखा गया है। हालांकि अब कंपोजिशन क्या है, 12 इसमें एससी मिनिस्टर्स हैं, 8 एसटी मिनिस्टर्स हैं, ठीक, 27 ओबीसी मिनिस्टर हैं, 11 वीमेन मिनिस्टर्स है। अच्छी बात है, इसमें से 2 तो जो है आपकी कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, 4 पीछे वाले जो है जैसे आपके सोनोवाल जी हैं, आपके आसाम के थे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर पहले, तो अब उनको 4 फॉर्मर जो है सीएम भी है आपके, और जो है इसमें से 43 में से जो है 36 जो है नए फेसेस हैं, ये यहाँ पे बात है। और ये सारे लोग हैं, आप पढ़ सकते हो उनके बारे में। और इसमें कई सारे जो बड़े नाम थे जैसे कि आपके निशंक जी हो गए, आपके जो है संतोष गंगवार, ये सब लोग हटा दिए गए। हर्षवर्धन जी भी हटा दिए गए, रविशंकर प्रसाद जी भी हटा दिए गए। कारण उसमें देखिए वही है कि रीजनल सेंटर्स को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को बढ़ाने के लिए कई सारे स्किल्स वाले जो लोग हैं उनको रखा गया, एजुकेशनली प्रोफेशनली जो आगे हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको रखा गया। पोर्टफोलियो जो अनाउंस किया गया उसमें, ये व्यक्तिगत वाली है, इसमें ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, किसको क्या मिला इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है, सिलेबस के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप लोग को आज अच्छे से चैप्टर पढ़ना चाहिए। मैंने वैसे ओनली यूपीएससी वाले चैनल पे बताया था कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को रोज रिवीजन पे मैं अलग अलग से भी देता रहूँगा। एक तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ, अलग से भी दूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल ऑन योर टोज रहिए। अब तैयारी बहुत तेज़ी से करिए। ठीक, और देखिए ये 8 राज्यों में अभी नए गवर्नर भी किए गए। अब देखिए पुराने जो मिनिस्टर थे जिनको कई लोग को हटा दिया गया, जैसे थावर चंद गहलोत जी हैं कई सारे, तो उनको कई लोग को तो गवर्नर बना दिया गया। तो मतलब सबको कहीं ना कहीं जो है कुछ सेट किया गया है, सबको खुश करने की कोशिश की गई है। एक जो स्लोगन रहता था कि मिनिमम गवर्नमेंट, ठीक, ध्यान सुनिएगा, ठीक, और मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक, ये मतलब एक तरीके से जो है गुड गवर्नेंस की तरफ की था। तो उसमें क्या था कि जैसे आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, तो उनके पास में जो है आपका कृषि मंत्रालय भी था, ग्रामीण मंत्रालय भी था, अब उनके पास एक ही रह गया। तो ज़्यादा लोग को फिर से बना दिया गया है, ज़्यादा लोग को जो है मिनिस्ट्री अलग अलग लोगों को पोर्टफोलियो दिए गए हैं। ये इसीलिए कि सबको खुश किया जाए। उसी में ही जो है कई लोग मिनिस्टर जो हटा दिए गए थे उनको गवर्नर बना के खुश कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नर को कौन बना अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पे काम करता है, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपका सरकार होती है, ये बात है सिंपल सी। ठीक, तो ये वाली चीज़ है, तो गवर्नर्स भी बना दें। गवर्नर्स कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। 8 स्टेट में नए गवर्नर्स बना दिए गए, प्रेसिडेंट ने जो है इनको अपॉइंट किया है, इनके और चेंज किए हैं। ठीक, लिस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। थावर चंद गहलोत जी कर्नाटका के बन गए, हरि बाबू कंभम पति जो है ये मिजोरम के हो गए, PS श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के, ठीक, रमेश बाल जो है आपके जो है ये झारखंड, बंदारू दत्तात्रेय जो है ये हरियाणा, मंगू भाई छंगा भाई पटेल जो है ये मध्य प्रदेश के, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये हिमाचल प्रदेश के बने हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ ये नाम कि इन वालों को तो पूछ सकता है स्टेट पीसी एग्जामिनेशन टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि गवर्नर जो है किसी स्टेट में वैसा ही ओहदा रखता है जैसे कि पूरे भारत में प्रेसिडेंट रखता है। ठीक, अलग अलग कुछ कुछ पावर्स होती हैं, कहीं पे गवर्नर भी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि गवर्नर का कई सारी जो है डिस्क्रिशनरी पावर होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में खुद भी लिख रखा है कि कहीं कहीं पे जगहों पे जो है गवर्नर के पास जो है अपना डिस्क्रिप्शन होता है, अपना विवेकाधीन अधिकार होता है कि भैया किस तरीके से क्या उसको डिसीजन लेना है। ठीक, और ये वाली जो चीज़ है ये किस वाले आर्टिकल में मेंशन करी गई है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जितना मुझे याद आ रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, शायद 162 में बोला हो गया है। एक बार जरा इसको प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, गवर्नर जो है और वही चीज़ें यूनियन पे बता दिया। इसको गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, आपके राज्यपाल को राष्ट्रपति जी जो है अपॉइंट करते हैं। और गवर्नर जो एग्जिस्ट करता है आपका स्टेट में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरीज में करता है, केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे कि दिल्ली का आप देख लो।
रियल पावर लेकिन चीफ मिनिस्टर के पास में होती है। आपका नॉमिनल हेड होता है गवर्नर, नाम मात्र होता है, ठीक। और क्वालिफिकेशन देखिए 157 और 158 आपके जो आर्टिकल है उसमें दिया गया है कि गवर्नर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी यानी पात्रता क्या होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो है कि भैया 35 साल की उम्र होनी चाहिए, यानी कि आपका जो है राज्यसभा के मेंबर इस तरीके से बनने की उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट का जो लेजिस्लेचर, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ना विधानसभा, ना विधान परिषद अगर है तो उसका मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक। ये भी पात्रता है। और लाभ का कोई भी पद धारण ना कर रहा हो, ठीक। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं कर रखा हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कमेंट करके बताइए, ठीक। और नहीं तो बोलिएगा, मैं इसको जो है शेयर कर दूंगा पेड ग्रुप में। और उसके बाद नॉट टू बी ए रेसिडेंट ऑफ द सेम स्टेट। देखिए ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर कोई बना है गवर्नर तो वो हिमाचल प्रदेश का नहीं होना चाहिए रेसिडेंट, निवासी। तो ये चीज़ लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। फिर से बोलना, वहाँ पे अगर पूछ ले तो ये मत कहिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक। और इससे संबंधित 2 कमीशन जो है दी गई हैं, बनाई गई हैं, जैसे कि जिसने ये बोला था कि वहाँ का नहीं होना चाहिए। एक कमीशन थी सरकारिया कमीशन और दूसरी थी पुंछी कमीशन, ठीक, पुंछी कमीशन। तो ये कमीशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है किससे संबंधित है। इसी तरीके कुछ और कमीशन का नाम सुन लेते हैं। साक्षर कमीशन जो थी माइनॉरिटीज के ऊपर थी, ठीक। मंडल कमीशन जो थी वो किससे थी आपके संबंधित, ओबीसी से, ठीक। और आपका जो है इसके अलावा पंचायती राज से बताइए कौन सी कमीशन जो पहली वाली थी वो किसके नाम से थी। और इसके अलावा मलीमत कमीशन जो थी वो आपकी थी, मलीमत कमीशन वो थी आपके क्रिमिनल जस्टिस संबंधित। और इसके अलावा जो आप लोगों को ये बताना है कि बीएन श्री कृष्णा कमीशन किससे संबंधित थी, ठीक। तो एक तो ये बतानी है आप लोग को, और दूसरी कौन सी पूछी थी अभी मैंने, उसका बताइएगा आप, ठीक है। अगला जो है कि मोदी जी ने जो है, मोदी गवर्नमेंट ने अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय बनाया है। सहकारिता मंत्रालय समझो, कोऑपरेटिव्स जो होते हैं जिनको आर्टिकल 19 में भी, मैंने आप लोगों से पीछे क्वेश्चन पूछा भी था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, लिख लो एक जगह। जो मैं ऐसे बोला करूँ ना, एक जगह कॉपी पे लिखते चला को वाले पॉइंट्स। तो ये आर्टिकल नंबर 19 में आता है ये, और 97 कॉन्स्टिट्यूशनल जो संशोधन हुआ था उसके जरिए लाया गया था संविधान में, आर्टिकल नंबर 19 के, ठीक। और इसमें जो है आपका अभी मंत्रालय बना दिया गया है इसका, ताकि इस जो कोऑपरेशन है, सहकारिता है, उस पर ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाए, अलग से स्पेशल फोकस दिया जाए। और मोदी जी ने इसके लिए विजन जो रखा है वो क्या है, सहकार से समृद्धि, ठीक। यानी कि जो है आपका कोऑपरेटिव टू प्रॉस्पेरिटी करके होगा। गवर्नमेंट के देखिए, गवर्नमेंट ने इसमें डीप कमिटमेंट दिखाया है कि भैया प्रतिबद्धता हम दिखाते हैं कि समुदाय आधारित विकासात्मक होना चाहिए, ठीक। कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट पार्टनरशिप होनी चाहिए। बजट 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने इसके बारे में बोला था, और अब इसको जो है जमीन पर उतार दिया गया है। मिनिस्ट्री क्या चीज़ें करेगा, एक अलग से जो है इसका प्रशासन रखेगा आपका सहकारिता से संबंधित, क्या लॉ बन रहे हैं, क्या नीति रखनी है, सब कुछ जो है बनाकर इसको स्ट्रेंथन करेगा। कोऑपरेटिव आपका जो एक मूवमेंट है, ठीक, उसको, जो सहकारिता आंदोलन है उसको मजबूत करेगा। और जो कोऑपरेटिव्स हैं वो जो ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट है, रीचिंग अप टू द ग्रास रूट तक जाना है आपका, एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में सहकारिता को गहरा करने में मदद करेगा, मेन चीज़ है, ठीक। कंट्री में अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल इस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक। सहकारिता जो है आधारित आर्थिक विकास होना, ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से इसकी जो है डिमांड भी थी। और ईच वर्कर जो है इसमें इस तरीके से वर्क करता है जैसे अपना जिम्मेदारी के साथ काम करता है, ठीक। स्पिरिट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये वॉलंटरीली सब लोग एक साथ जुड़ते हैं। चलिए अभी बताऊंगा इसके बारे में, कोऑपरेटिव क्या होता है यहाँ पर। तो और इसकी वजह से क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा आपका, ठीक। व्यापार करने में सुगमता आएगी, आसानी आएगी कोऑपरेटिव्स के लिए। साथ ही साथ कई सारे ऐसे कोऑपरेटिव्स भी बनाए जाएंगे, मैंने आप लोग से पीछे पूछा भी था, जैसे बताया भी था, अमूल हो गया, मल्टी स्टेट है, एक स्टेट में नहीं है ये, कई सारे राज्यों में जो है ये कोऑपरेटिव सहकारिता है, ठीक। जैसे अमूल हो गया, इफको हो गया, ये सारे सारे कोऑपरेटिव क्या होते हैं आप समझ लेते हैं। ये एक स्वायत्त जो है एसोसिएशन है, संघ है, ठीक। और इसमें जो लोग हैं वो वॉलंटरीली यानी कि अपनी स्वायत्तता से आते हैं, और इसमें जो है उनका कुछ एक कॉमन गोल होता है। कौन कौन से, वो आर्थिक भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, और सांस्कृतिक भी हो सकता है।
और इसमें उनकी आकांक्षाएं होती हैं कि जॉइंटली ओन्ड एक, मतलब कॉपरेटिव, सब 10 लोग हैं, 10 लोग मिलकर कॉपरेटिव बना रहे हैं, तो उनका जो है संयुक्त जो है स्वामित्व हो जाता है, साथ ही साथ लोकतांत्रिक तरीके से इंटरप्राइज को चलाया जाता है। मतलब 10 लोग हैं तो 10 की अपनी अपनी आवाज़ है, सबकी बात सुनी जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं कि 10 लोग हैं एक लीडर बनने लगा वहाँ पे। तो और यही एक इसका क्रिटिज्म भी है कि कुछ लोग, जैसे कि मान लीजिए जो है ग्रामीणों ने या फिर जो है कृषकों ने, फार्मर्स ने मिलके बनाया 10 लोगों ने, उनमें से एक नेता बनने लगेगा। उस चक्कर में क्या होता है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा एक गोल बेस्ड जो सिचुएशन होती है वो चेंज हो जाती है वहाँ पर। तो और कोऑपरेटिव के क्या क्या मूल्य होते हैं उसमें, देखिए स्वयं सहायता अपनी करनी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना, स्वयं जिम्मेदारी, और लोकतंत्र की है इक्वलिटी और इक्विटी। देखिए हिंदी में समानता समानता ही दिखाई देता है, लेकिन मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि इक्वलिटी और इक्विटी में फ़र्क होता है। ठीक, हिंदी में भी समझाया था, आप लोग को आज ये बताना है कि दोनों में फ़र्क क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसको एथिक्स में पूछ चुका है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एथिक्स में पूछ चुका है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर लो। और साथ ही साथ जो है आपका सॉलिडारिटी यानी एकजुटता के साथ में करेंगे। और जो ये ट्रेडिशन है, ये इसमें ऑफ देयर फाउंडर्स, कोऑपरेटिव मेंबर्स जो है वो ये बिलीव करते हैं एथिकल वैल्यूज़ में, नैतिक जो मूल हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, सच्चे, ओपननेस, मतलब कुछ भी खुलापन होना चाहिए, कुछ भी बोला है कोई भी, अगर 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग कुछ बोल रहे हैं तो सबके आइडियाज़ आने दो ना यार। ठीक, अपना मत चलाओ। कोई अगर टीम वर्क है तो टीम वर्क की तरह, एक ही व्यक्ति का अगर सर्वा अगर कोई बनने लगा तो टीम बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है। कुछ टाइम तक तो चला सकता है। देखो एक कहावत है, वो कहावत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे, ऐसे क्योंकि मैंने कई सारे पढ़ रखे तो मुझे याद आते रहते हैं। देखिए यू कैन, जैसे कहते हैं ना किसी व्यक्ति के लिए, यू कैन फूल समबडी सम टाइम बट यू कैन नॉट फूल एवरीबडी एवरी टाइम। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ओपननेस होनी चाहिए। और आपका जो है इसमें और क्या मूल्य है कि सामाजिक जिम्मेदारी और केयरिंग फॉर अदर्स। ठीक, दूसरे का भी सोचो, अपने आप को रख के उसके शूज में सोचो, ऐसे मत सोचो कि आप ही का अपना स्वार्थ हमेशा जो है फुलफिल होता रहे। आगे क्या है, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो इंडिया में है ये ब्रिटिशर्स टाइम पे चालू हुआ और यूरोप में, और इसको इंडिया में वो लोग लेके आए। जो गरीब कृषक हैं उनको जो है मनी लेंडर से, सूदखोरों से, साहूकारों से जो है बचाने के लिए। ठीक, और द फर्स्ट कोऑपरेटिव जो क्रेडिट सोसाइटी बनी एक्ट वो 1904 में बनी। फिर उसमें कुछ खामियां थी, उसको सही किया गया। अब किस तरीके से सही किया होगा ब्रिटिशर्स ने, आप समझ सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में फिर से लाया गया। फिर 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ गया था तो उसके बाद जो है इसको एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। जैसे आज है ना, यूनियन है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो उस समय भी जो है सेंट्रल होता था और प्रोविंसेस होते थे। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस था जिसको यूपी के नाम पे जानते हो, तो वहाँ का एक सब्जेक्ट हो गया। अब यूपी में लोग जो है कॉपरेशन संबंधित जो है सहकारी समितियाँ बनाने लगे और उनके जो है अपने, उनको ऑथराइज कर दिया गया कि अपने अपने जो है कोऑपरेटिव लॉ बनाओ भैया, अलग अलग प्रोविंसेस। और कैटेगरी, इसका कैटेगराइजेशन यानी कि वर्गीकरण कर दिया गया। यही वर्गीकरण जो है चलता रहा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत। 1942 में जो है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश जो थी इंडिया की, उसने इसको मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना दिया गया। और ताकि जो है वो कवर कर सके कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी जिनकी मेंबरशिप एक प्रोविंस से ज़्यादा प्रोविंसेस में थी। जैसे आज मान लीजिए अमूल है तो वो एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, सब जगह है। तो वैसे ही उस समय भी उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक, अलग अलग राज्यों से, प्रोविंसेस से जो है मेंबर्स हो सकते थे। साथ ही साथ इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, कोऑपरेटिव को हमने एक जो है अभिन्न अंग बनाए रखा 5 ईयर प्लान्स का। ठीक, आपका जो है पंचवर्षीय योजना का एक अभिन्न अंग बना रहा। 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये जब प्लानिंग कमीशन था तब प्लानिंग कमीशन के साथ में उसको डायरेक्ट पॉलिसी बनाने का काम करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसने भी जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ नीति बनाने की बात करी सहकारिता पे 1958 में। 1984 में जो है पार्लियामेंट ने एक लॉ लेके आया जिसमें उसने मल्टी स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटी एक्ट बनाया, जिससे कि कई सारे जो लॉज थे उनको ख़त्म करके एक लॉ बन गया। और यही मतलब स्टेट, यही वाला लॉ मल्टी स्टेट वाले जो भी कॉपरेशन वाली कोऑपरेटिव बन रहे थे उन सबको कवर करता था। साथ ही साथ 2002 में भारत की जो सरकार है उसने नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव फिर से लेके आया। ठीक, पहले कब आई थी नेशनल पॉलिसी आपकी 1958 में, फिर 2002 में आया। ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, और अगला जो हमारा टॉपिक है, बंगाल में विधान परिषद गठन का प्रस्ताव किया गया। अब ये होता है आर्टिकल नंबर 169 के अंतर्गत
कि जो सरकार, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, वहाँ पे देखो हर स्टेट में विधानसभा तो होती है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर तो होता है, लेकिन स्टेट जो है असेंबली तो होती है, लेकिन विधान परिषद नहीं होता, यानी कि बाई कैमरलिज्म नहीं होता, यानी कि द्विसदनीय प्रणाली नहीं होती। तो वो लोग, ये ऐसी स्टेट जो है एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक, रेजोल्यूशन पास करते हैं आर्टिकल नंबर 169 के अंतर्गत, और इसको पास किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, जिसमें 2/3 से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो, वोटिंग हो, जो नंबर है विधानसभा के उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जब पास हो जाता है फिर ये पार्लियामेंट के पास चला जाता है, फिर पार्लियामेंट को ये बोला जाता है कि भैया आप लॉ बनाओ, और फिर जो है इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जैसे यहाँ पे बंगाल है, तो उसके लिए जो है आप अलग से एक जो है विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दो। अब देखिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पार्लियामेंट इस पे कोई एक्ट नहीं करता है रेजोल्यूशन पे। कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्लियामेंट ने बोल भी दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद स्टेट ने बनाया नहीं, ठीक, ऐसे ही पड़ा रहने दिया। और कई बार क्या हुआ, बनने के बाद भी स्टेट ने क्या कहा, फिर से बोला कि भैया इसको हटा दो। अब हटाने का प्रावधान भी 169 के अंदर ही है, ठीक। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि अरे सर 169 वाला आपने बनाने के लिए तो बताया था रेजोल्यूशन पास करना, अब हटाने के लिए कौन सा, ये आपने नहीं बताया। तो कुछ आप भी थोड़ा देखो, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपके दिमाग के चक्षु ज़्यादा खुलते हैं, ठीक। और मैं आपको वहीं गाइड करूँगा जो आपको एग्ज़ाम में पार कराने की जो है अहमियत रखता हूँ, ना कि जो है यहाँ पे मैं स्पून फिटिंग करूँ। जरूरी है, ध्यान रखो। अब पेपर जैसे जैसे पास आता रहेगा ना, मैं भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होता जाऊँगा। आप ये मत समझना कि जो है बिल्कुल इस तरीके से काम चलता रहेगा, आप लोग को मुझे सिलेक्शन करवाना है, तो उसके लिए मैं आपको जब सही समय पे जो है धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलूँगा भी, जो चीज़ें उसको सीरियसनेस के साथ में जो लोग लेंगे वहीं आगे बढ़ेंगे, ये बात सच मान के, गांठ बांध के रख लो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी एक कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने, एडहॉक कमेटी थी जो इस पर्पज़ के लिए बनाई थी बंगाल ने, तो उसने कहा, तो इन्होंने जो है बीजेपी की अपोजिशन के बाद भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए जो है रेजोल्यूशन पास कर दिया है। अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है आपकी द्विसदनीय सिस्टम का एक हिस्सा है, और जैसे कि आपका संसद में है। अब देखो यूनियन लेवल पे तो है ही है, वहाँ पे ये नहीं कि वहाँ पे वो संसद हटा दे के हम राज्यसभा को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक, ऐसा वहाँ नहीं हो सकता है, स्टेट पे लेकिन हो सकता है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और भी उठती है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसका है क्या, इसका क्या खुद का क्या है विधान परिषद का, और साथ ही साथ विधान परिषद का कंपैरिजन कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है राज्यसभा से, तो ये भी आप लोग को लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं पेड ग्रुप में जो है इसका वो डाल दूंगा, ऑडियो मैसेज, दोनों के बीच में कंपैरिजन, ठीक। बाय कैमरलिज्म आपका जो है स्टेट और सेंटर दोनों पे हो सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में हर जगह नहीं है, और अगर हर जगह लाना है तो आपको आर्टिकल नंबर 169 के अंतर्गत जैसे जैसे आप स्टेट लाता जाएगा, रेजोल्यूशन पास करता है, वैसे से पार्लियामेंट बना सकता है। जैसे मैंने बताया कि उसके बाद उसको एक्ट करेगा नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और स्पेशल रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। इसके बाद अगर दूसरे शब्दों में बोला है तो अपर हाउस बनाना पड़ता है, जो कि राज्य के लेवल पे होता है, आर्टिकल नंबर 169 के अंतर्गत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। इसका टेन्योर जो होता है विधान परिषद का वो 6 साल का होता है। हर 2 साल में जो 1/3 यानी कि 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं, ठीक। हाउ मेनी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हैं अभी भारत में, देखिए पहले जम्मू एंड कश्मीर भी था 7वां, लेकिन वो हट गया, वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और लद्दाख भी, तो उसको हटा दिया, तो अब बचे हैं 6 में कौन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक, ये हैं। और पहले 7 होते थे, अब वो हट गया है मामला। ये सारी चीज़ें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है क्यों बनाई जाती है भैया, वो इसलिए है कि जो मेंबर्स हैं काउंसिल के, वो या देखो आप कैसे बनाई जाती है, सॉरी, तो ये नॉमिनेट किए जाते हैं, कुछ को 1/6 पर्सन जो होते हैं उनको जो है आपका गवर्नर, राज्यपाल जो होते हैं वो नॉमिनेट, मनोनीत करते हैं, और बाकियों को भी जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली कोई जनता नहीं है वो करती है वोटिंग, इनडायरेक्टली होती है, समझ लेते हैं। देखिए 1/3 आपका जो है, जो लोग ऑलरेडी विधानसभा में हैं वो लोग 1/3 लोगों को चुनते हैं। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर विधानसभा में जो लोग हैं वो लोग चुन रहे हैं, तो वो लोग क्या खुद ही विधान परिषद के मेंबर बन जाते हैं? नहीं मेरे भैया, वो लोग जो विधान सभा के जो लोग हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं, वो लोग 1/3 मेंबर, मान लीजिए 100 लोग हैं तो 33 मेंबर जो है आपके विधान परिषद के लिए चुनते हैं, खुद नहीं चुन के वहां चले जाते हैं, ठीक। नहीं तो चुन चुन के छोड़ो। 1/3 जो है आपका री इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है कैसे? सिंगल प्रेफरेंशियल वोट के जरिए, ठीक, सिंगल प्रेफरेंशियल वोट के जरिए जो है किया जाता है इसमें।
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सॉरी, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मैंने बता रखा है आप लोग को वहां पर। तो 1/3 तो हो गया आपका MLA के द्वारा किया जाता है, 1/3 आपका लोकल अथॉरिटीज म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा किया जाता है, ठीक, स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा, 1/12 ग्रेजुएट और 1/12 ही टीचर्स के द्वारा किया जाता है, स्नातकों और जो है शिक्षकों द्वारा, 1/6 जो है गवर्नर करता है। इन सबको जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, मतलब सीधे सीधे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसको फिर जब चुन ली जाती है तो फिर वो इलेक्ट करती है आपका चेयरमैन को, और वो रोल पीठासीन अधिकारी का रोल अदा करता है, और साथ ही साथ डिप्टी चेयरमैन भी बनाए जाते हैं उन्हीं के मेंबर्स में से, ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई मेंबर MLC नहीं रहा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं रहा, तो वो पीठासीन अधिकारी रह नहीं सकता, ठीक। और हम लोग आगे अपने फेवरेट तो नहीं, अब ये वाला जो है फेवरेट मतलब कम फेवरेट है, क्योंकि कई लोग का फोकस ज़्यादा भी प्रीलिम्स पे है। ये है कि डेली UPSC मेंस GS आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस है, 9 जुलाई का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। अब इसमें ये समझ लीजिए कि ओनली UPSC वाला जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन करके उसका आप लोग डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आप लोग आंसर्स पोस्ट कर सकते हो, आपस में इवेल्युएट एक दूसरे को कर सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर है कि व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज मैंने देखो कंटेंट बता दिया, पूरा पढ़ाया है। सहकारी आंदोलन क्या है, ठीक, या फिर इसको मूवमेंट की जगह सोसाइटी कर लेना, ठीक, सोसाइटी कर लेना, ठीक। सहकारी जो है सोसाइटी क्या है, और भारत के टर्म्स पे इसके क्या बेनिफिट और क्या चैलेंजेस हैं उनको आप बताओ। देखो चैलेंजेस अगर मैंने पूछे हैं तो आप लोग को वहाँ पे वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन भी देने पड़ेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये जो है इंडिया के संदर्भ में आपको उसके बेनिफिट और चैलेंजेस बताने हैं। और आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कौन बनेगा IAS से, इसमें हम लोग प्रीलिम्स का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए इसको बताते हैं। देखिए व्हाइट फ्लैग कैंपेन जो है जो चालू हुआ है अभी, कहाँ पे चालू हुआ है अभी देखेंगे, इससे संबंधित कुछ कथन नीचे दिए हुए हैं। क्या है आपका सफ़ेद झंडा अभियान, तो ट्रू कौन से वो बताने हैं। अभी पाकिस्तान में ये रेसिडेंट जो वहाँ के निवासी हैं उन्होंने लो इनकम फैमिलीज जो पुअर फैमिलीज हैं उन्होंने ये चालू किया, वाइट फ्लैग्स को वेव करते हैं, बोला हिलाते हैं, या फिर अपने घर पे ही लगा देते हैं। इसको बंदेरा पुट्टी मूवमेंट भी बोला जा रहा है, वाइट फ्लैग मूवमेंट भी बोला जा रहा है। तो ये क्या पाकिस्तान में चालू हुआ है क्या, बताइए। अगला ये है कि आपका ये मूवमेंट वही है कि जो फैमिलीज़ हैं और जो उनको मतलब जो है भुखमरी से पीड़ित हैं या फिर कुछ और भी उनको सहायता चाहिए तो वो एक सफ़ेद कपड़े को अपने घर के बाहर लगा देते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि हाँ भैया इनको ज़रूरत है, जो प्रशासन देखेगा तो वहाँ पे आके उनको हेल्प करना चाहेगा, ठीक। ये आइडिया जो है स्पॉटिंग द वाइट फ्लैग नेबर और गुड समैरिटन जो भी होते हैं आसपास के जो पड़ोसी हैं वो लोग आके उनको हेल्प करते हैं। प्रशासन ना भी करे तो यहाँ पे मेन फोकस ये है कि पड़ोसी और गुड समैरिटन जो होते हैं, जो लोग मदद करना चाहते हैं, मददगार लोग, वो लोग जो है मदद करने आ जाते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये मलेशिया में चालू हुआ है, ठीक, ना कि पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में तो वाइट जो है फ्लैग पता चला वाइट कपड़ा बाहर घर के बाहर टांगा, लोगों ने जाके जो है उसका पहनना स्टार्ट कर दिया। वो हेल्प क्या करेंगे, वो तो छीना झपटी मच जाएगी वहाँ पे। तो ये वाली चीज़ है, ये मलेशिया में चालू हुआ है, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका दिलीप कुमार जी से, और दिलीप कुमार जी का देखिए अभी निधन हो गया। बहुत ही बेहतरीन एक्टर था जो जिसमें कोई भी डाउट नहीं है, और इसमें जो कथन दिए हुए हैं उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी जो है हंसी आई कि गलत वाला आप लोग को ढूंढना है। दिलीप कुमार जी जो है बॉर्न हुए थे 1922 में, बिल्कुल सही है। 44 साल में उन्होंने शादी करी, और किससे, 22 साल की सायरा बानू जी से, जिन्होंने अभी तक उनका बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत बढ़िया मिसाल है। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसलिए मुझे थोड़ी हंसी आई, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इनका और जो असली नाम था वो इजमामुल हक था, नहीं इजमामुल हक नहीं था, यूनुस खान था, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया, इसलिए बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और इन्होंने पहली फिल्म जो है अपनी ज्वार भाटा की थी 1944 में। अच्छा ज्वार भाटा क्या चीज़ है आपका, लो टाइड हाई टाइड, ठीक, लो टाइड हाई टाइड, ये किसकी वजह से आती है, क्या जो इससे संबंधित कुछ सिजकी वाला होता है, नीप होता है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक आप लोग को रिवाइज करना होगा, ठीक। इसलिए मेन मैंने ये दिया है वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए मोहम्मद यूसुफ खान, सॉरी यूसुफ खान नाम था इनका, और 98 साल की उम्र में अभी लंबी बीमारी के चलते जो है इनका देहांत हो गया, और जो है पद्म भूषण इनको मिल चुका है। अच्छा सबसे सिविलियंस के लिए सबसे ऊंचा जो वो होता है अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड, वो होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, ठीक, पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, और फिर होता है पद्म श्री, याद रहेगा ऐसे,
ठीक, RVBS करके याद कर लो। और उसके बाद जो है 1994 में मिला, फिर पद्म विभूषण भी 2015 में मिला, दादा साहब फाल्के मिला, 8 बार भाई साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ठीक, तो ये चीज़ है। इसी के साथ में हम लोग का जो है आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।